यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और उससे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बातें किया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से थियोफेस्टस साहब ने प्लांट्स का डिवीज़न किया। फिर हम लोग नेचुरल सिस्टम में देखा था कि या लिनियस का योगदान और बेंथम और हुकर का और हम लोग देखा था कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस तरह से तमाम का साइंटिस्टों ने अपने अपने योगदान दिया। नेचुरल में हम लोगों ने देखा कि मार्फोलॉजी, आर्टिफिशियल में सिर्फ मार्फोलॉजिकल या एक या दो कैरेक्टर थे। फिर हमने नेचुरल हम लोगों ने देखा कि उसके अंदर एनाटॉमी और साइटोलॉजी को भी शामिल किया गया। फिर भी जो है जंतुओं को उनका एवोल्यूशनरी प्रोसेस में क्या रिलेशनशिप है वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए एक नए सिस्टम का ईजाद हुआ। आज हम लोग उस सिस्टम के बारे में जानेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके बयानी जात वृत्तीय वर्गीकरण के बारे में हम जानेंगे आज के लेक्चर में कि जात वृत्तीय वर्गीकरण है क्या, इसका बेस क्या है, किन चीज़ों पे बेस्ड है, और सबसे पहले जाति वृत्ति वर्गीकरण के बारे में किसने सोचा और किन वैज्ञानिकों ने अपना इसमें महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है। इन सारी चीज़ों को समेटने की, समाप्त करने की हम कोशिश करेंगे ब्रीफ में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा आज का सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी जाति वृत्तीय वर्गीकरण, यानी पौधों का या जो भी जंतु हैं उन जंतुओं का जाति वृत्ति वर्गीकरण कैसे किया जाए। यानी हमको ये भी पता चले कि कौन सी जात किससे संबंधित है, उसके पूर्वज कौन हैं या उसके वंशज कौन हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिले, तो इस तरह के एक सिस्टम की बात हुई है जिसे हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो आप देखेंगे जब हम फाइलोजेनी है क्या, सबसे पहले हम यह जाने कि फाइलोजेनी है क्या। तो किसी भी जाति का विकासी क्रम को हम जाति वृत्तीय कहते हैं, यानी फाइलोजेनी कहते हैं। कोई भी जाति है उसका विकास का क्रम क्या है, यानी जेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। जब जेनेटिक और इवोल्यूशनरी चीज़ को हम काउंट करते हैं तो उसको हम फाइलोजेनी कहते हैं, यानी जाति वृत्ति कहते हैं। और ठीक इसी तरह से इसके वर्गीकरण को हम परिभाषित करना चाहेंगे तो हम यही कहेंगे, विकास के आधार पर जब जीवों का हम वर्गीकरण करते हैं तो उसे हम जाति वृत्तीय वर्गीकरण कहते हैं, यानी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि ये मेन इसका बेस क्या है। अभी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि मेन बेस जो था वो लिविंग बीइंग्स का एक्सटर्नल यानी मार्फोलॉजिकल फ्यूचर था। मेन बेस वही था, मार्फोलॉजिकली फ्यूचर के आधार पर उनको बांट दिया गया था। ठीक है, फिर जब हम लोग नेचुरल में आए तो थोड़ा सा और एडवांस हुआ, उसमें एनाटॉमी को शामिल कर लिया और उसके फाइटोकेमिस्ट्री को शामिल कर लिया, कोशिश किया गया, जिसमें हम लोगों ने बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को देखा था। लेकिन ये किस पे बेस्ड है? फिर भी बेंथम एंड हुकर में आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि एक जीव के जाति वृत्त का पता नहीं चलता, वो उस पर प्रकाश नहीं डालता है। यानी ये नहीं पता चलता कि इसका पूर्वज कौन रहा होगा या इसका वंशज कौन है, उसमें क्या रिलेशनशिप है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देयर एंसेस्टर एंड देयर डिसेंडेंट। तो ये नहीं पता चल रहा था। तो इसमें आप देखेंगे जो मेन बेस है इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो मेन जान है, जो मेन रूह है, आप कहें तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी जीवधारी हैं उनके बीच में जो विकास का क्रम है, विकासिक क्रम में क्या रिश्ता है, इस पर यह बेस्ड है। इसीलिए आप देखेंगे कि जाति वृत्तीय वृक्ष की कल्पना जैसे डार्विन ने की है, नेचुरल सिलेक्शन इस पे काम लेमार्क ने भी किया है। तो इन लोगों ने क्या, लेमार्क के अनुसार तो आप जानते ही हैं कि छोटी छोटी जो विविधताएं होती हैं धीरे धीरे कृत्रिम विविधताएं ही एक्यूमुलेट करके बड़ी विविधताओं में बदल जाती हैं और चेंजेज आते हैं। तो इस तरह की बातें यानी हम फाइलोजेनेटिक ट्री की बात चाहे प्लांट में चाहे एनिमल में भी करते हैं। तो
ये मेन बेसिस का ये है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म को दिखाते हैं, यानी एक जाति का दूसरे जाति से क्या रिश्ता रहा है वो उस पे बेस्ड है। अच्छा, इसमें इसके पहले हम लोगों ने टैक्सा की बात की थी, चाहे वो मतलब किंगडम की बात करें, फाइलम की बात करें, क्लास की बात करें, ऑर्डर की बात करें, या जीनस की, स्पीसीज की, इन सारी चीज़ों की जो हम बात करते हैं वो प्रत्येक टैक्सा कहलाता है। तो अगर हम एक टैक्सा को ले रहे हैं तो एक टैक्सा के अंदर जो जीवधारी पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उनके जो एंसेस्टर हैं, उनके जो पूर्वज हैं वो सेम ही रहे होंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टैक्सा होंगे उनके पूर्वज डिफरेंट हो जाएंगे, मतलब उसमें विविधता आ जाएगी। तो ये चीज़ है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसका सोर्स क्या है, हम कहाँ से जानकारी कलेक्ट करें, कैसे हम जानें इस चीज़ के बारे में। तो देखिए, इसका जो मेन सोर्स होता है वो फासिल होता है। फासिल जो जीवाश्म है, क्योंकि उसी से तो हमें किसी जीव के जैविक विकास का प्रक्रम का पता चलेगा। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि जो फासिल होते हैं, हम जानते हैं कि जो मतलब हार्ड सबस्टेंसेज हैं जैसे हड्डियां वगैरह हैं, वो तो हमें बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, फासिल मिल जाते हैं, तो उससे हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं। लेकिन जो मुलायम चीज़ें हैं, सॉफ्ट चीज़ें हैं, वो अक्सर आप जानते हैं कि थ्रू माइक्रोब दे जनरली डिकेड, तो वो सड़ा गला दिए जाते हैं, तो वो हमारे अस्तित्व में मतलब वो अस्तित्व में मिलती नहीं है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फासिल के थ्रू ही सिर्फ जानकारी कलेक्ट करना, तो बड़ा आसान काम नहीं होता है। तो मेन सोर्स तो फासिल है भाई, इसके आधार पर एविडेंस जुटाए जाते हैं इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम में, और देखा जाता है कि कौन किसका पूर्वज रहा है और उसके वंश में किस तरह का मतलब उसमें किस तरह से चेंजेस आए हैं और उसके वंश किस तरह से रहे हैं। तो मेन बात ये रही है फासिल की। लेकिन अगर हम फासिल पे ही डिपेंड रहेंगे तो हमने देखा कि जो मांसल चीज़ें थी या जो सॉफ्ट चीज़ें थी वो डीके हो जाता है उसका, तो उससे हम एविडेंस नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए इसमें क्या किया गया, सम अदर सोर्सेज को भी आप देखेंगे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी जोड़े गए हैं इसको, कि अदर सोर्स से भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और अभी भी आगे आने वाले समय में भी जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी नई डेवलप होगी तो अदर सोर्सेज भी इसके अंतर्गत काउंट कर लिए जाएंगे, जिसके कारण जो है बड़े आसानी से हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है वन लिविंग बीइंग टू द अनदर लिविंग बीइंग्स के बारे में आसानी से जान पाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, इसको स्टैटिक नहीं बनाया गया, यानी स्टैटिक नहीं हो सकता, मतलब स्थिर नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, बल्कि ये क्या है, डायनेमिक है, यानी गतिशील है। इसमें और भी चीज़ें यानी तमाम चीज़ों से इंफॉर्मेशन जोड़े जाने की संभावना है। तो ये है हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब हम लोग यह देखेंगे कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है हमारा, इसमें हम मोटे रूप से देखें तो दो तरह के कैरेक्टर की हम बात करते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हम मुख्य रूप से दो तरह के कैरेक्टर की बात करते हैं। एक हमारा कैरेक्टर ऐसा होगा जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर होगा, यानी पूर्वज से संबंधित होगा, यानी जो हमारे पूर्वजों के पास जो कैरेक्टर थे वो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर हैं, या उसको हम शेयर कैरेक्टर भी कह सकते हैं। यहाँ हमने शेयर कैरेक्टर भी लिखा है। तो जैसे बॉडी का डिज़ाइन ले लीजिए, हमारी जो बॉडी की डिज़ाइन है, यानी ह्यूमन बीइंग को ही ले लीजिए, तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके बॉडी की डिज़ाइन तो भाई सेम ही है, चाहे वो इस यूनिवर्स के किसी भी कोने में रहता हो, बॉडी की डिज़ाइन तो सेम है। अब बॉडी के डिज़ाइन में थोड़ा सा आप चिंपांजी को देखिए, गोरिल्ला को देखिए, वो उनकी बॉडी के डिज़ाइन और हमारी बॉडी की डिज़ाइन देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान दें तो काफ़ी हद तक 99% से ऊपर समझिए कि वो हमसे मिलती जुलती है। तो ये जो बॉडी की डिज़ाइन है हमारी, ये हमारी जो एक ऐसी एंसेस्टर कैरेक्टर है कि ये वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ये ट्रांसमिट होती रहती है, इसीलिए इसको हम शेयर्ड कैरेक्टर भी कहते हैं। जैसे अब आप देख लीजिए, हमारा अक्ल दाढ़ है, विजडम टिथ, तो मनुष्य में जो विजडम टिथ है भाई पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को ले लीजिए, जो हमारे स्मॉल जो इंटेस्टाइन है उसके लास्ट में जो पाया जा रहा है, यानी स्मॉल यानी लार्ज इंटेस्टाइन, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की बात करिए, वो भी तो हमारा अवशेषी अंग है। और इसी तरह से हमारे बॉडी के ऊपर देखिए बालों का पाया जाना, तो ये तो एक
ऐसा कैरेक्टर है जो वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन एज इट इज, मतलब मिलता जुलता है, यानी सेम ही चला आ रहा है। तो इस प्रकार का कैरेक्टर इसके अंतर्गत हम काउंट करते हैं। और दूसरा जो है एडवांस कैरेक्टर, या जिसको हम एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। एडवांस कैरेक्टर क्या हुआ, जैसे जैसे ये विविधताएं एक्यूमुलेट होती चली गई तो वो धीरे धीरे विविधता उत्पन्न हो गई, और वही विविधताएं जो है हम कह सकते हैं कि वो इवोल्यूशनरी चेंजेस हैं, या एक तरह से कहें कि हम एक्वायर्ड चीज़ें हैं वो। तो ये कैसे एक्वायर्ड होता है, इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस होता है इससे इस तरह के चेंजेस आते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स का ले लीजिए, चिंपांजी को ले लीजिए, गोरिल्ला को ले लीजिए, बंदर को ले लीजिए। तो बंदर तो खड़ा होकर नहीं चलता है, लेकिन थोड़ा सा आप देखें खड़ा, फिर चिंपांजी को लीजिए, गोरिल्ला को लीजिए, थोड़ा वो भी खड़ा होकर चलते हैं। अब हम लोग जैसा इतना बिल्कुल इरेक्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन उनको देखिए, उनका पोस्चर देखिए, थोड़ा सा झुक के चलते हैं वो। तो इससे ऐसा लग रहा है कि उन्हीं से हमारा ये एक्वायर्ड कैरेक्टर आया है। यानी ह्यूमन बींग्स को आप देखिएगा तो बिल्कुल ह्यूमन बींग क्या है, सीधा चल रहा है, एकदम सीधा। तो ये इस तरह के जो कैरेक्टर है इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं। अब ये जो बातें हैं, ये फाइलोजेनेटिक का जो सोच है, यानी जंतुओं जीवधारियों का हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसे स्थापित करें, इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं A.W. इस्लर। ये ऐसे साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में सोचा इन्होंने क्या कि जो बैंथम एंड हुकर साहब ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, हम जान रहे हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, और उन्होंने हमने देखा था कि जो हमारा डाइकॉट था और मोनोकॉट था, यानी डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी के बीच में जिम्नोस्पर्म को उन्होंने पुट किया था। तो थोड़ा सा उस पर काफ़ी आलोचना भी हुई थी, काफ़ी क्रिटिसिज्म, ये भी उसका वीक डीमेरिट माना गया है। तो उस कमी को ध्यान में रख करके, उस कमी को दूर करने के लिए उसके बारे में सबसे पहले इसी वैज्ञानिक ने सोचा, A.W. इस्लर। इन्होंने क्या किया, बहुत ही चालाकी के साथ, हम जानते हैं कि समस्त जो प्लांट है उसको फाइनरोगेमिया और क्रिप्टोगेमिया में बांटा गया। तो इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को दुरुस्त किया, यानी मॉडिफाई किया, यानी बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और उचित स्थान जो है इन्होंने जिम्नोस्पर्म का दे दिया। अब इन्होंने क्या, जो हमारा क्रिप्टोगेमिया था, क्रिप्टोगेमिया नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स को इन्होंने क्या किया, सीधे जो है एक डिवीज़न बनाया, और उसको 3 डिवीज़न में इन्होंने बांट दिया। इन्होंने 3 डिवीज़न में इसको बांट करके इस कमी को दूर किया, यानी थैलोफाइटा में बांटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इन्होंने क्या किया भाई, क्रिप्टोगेमिया में जो प्लांट आते थे, जो नॉन सीड बियरिंग प्लांट थे, उनको 3 डिवीज़न कर दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में बांट दिया। और दूसरा जो हम देख रहे हैं फाइनरोगेमिया, जिस पे बेंथम एंड हुकर साहब ने विशेष रूप से काम किया था, लेकिन जिम्नोस्पर्म का जो स्पेस था वो सही ढंग से मतलब नहीं क्लियर हो पा रहा था, तो उस कमी को इन्होंने क्या किया, दूर कर दिया। इन्होंने क्या किया, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, इसके 2 डिवीज़न, यानी फाइनरोगेमिया के 2 डिवीज़न बना दिए, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। अब आइए देखते हैं हम कि फाइलोजेनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किन महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो योगदान है वो एंगलर एंड प्रेंटल का है। एंगलर एंड प्रेंटल साहब ने क्या किया, एंगलर एंड प्रेंटल ये भी जर्मन के बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, जो इस्लर साहब थे, A.W. इस्लर साहब, जिस तरह से उन्होंने फाइनरोगेमिया और क्रिप्टोगेमिया में बांट करके, और क्रिप्टोगेमिया को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्राइडोफाइटा, और फाइनरोगेमिया में उन्होंने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का स्थान दे दिया, उसको ध्यान में रख करके उसको काफ़ी इन्होंने उसी चीज़ को एक्सेप्ट किया और आगे की तरफ बढ़ाया एंगलर एंड प्रेंटल साहब ने। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है एंगलर एंड प्रेंटल का
फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया, एक मॉन्यूमेंट्स निकाला, उसमें क्या किया, ये नाम था इनका डाई नेचुरलिचन पफलोनजेन फैमिलीन। मतलब ये हुआ प्राकृतिक पौधे परिवार के नाम से इन्होंने एक मॉन्यूमेंट्स यानी मैनुअल निकाला और इसमें इन्होंने क्या किया, इनका 23 खंडों में इसको विभक्त किया और 23 खंडों में इसको निकाल करके इन्होंने इसको प्रकाशित किया। इसमें क्या इन्होंने लिया, प्लांट्स की जो मॉर्फोलॉजी ली जा रही थी वो तो शामिल किया ही किया, एनाटॉमी को शामिल किया और साथ ही साथ कुछ फैमिली के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी शामिल किया और साथ ही साथ उसको क्या किया, फाइलोजेनेसिस जोड़ दिया, यानी जात वृत्ति इतिहास से जोड़ दिया। और इस पे इन्होंने काम किया एंगलर एंड प्रेंटल साहब ने। इन्होंने क्या किया, जो 23 खंड हैं वो 23 जो खंडों में इसको प्रकाशित किया और इसमें 13 जो है एक तरह से डिवीज़न उन्होंने एक तरह से ले लिया, 13 पार्ट कर दिया और 13 पार्ट में इन्होंने क्या किया, 1 से लेकर के 12 तक, जैसे एल्गी ले लिया, एल्गी को इन्होंने अलग किया, ब्रायोफाइट ले लिया, ब्रायोफाइटा, फंजाई को ले लिया, फंजाई को ले लिया, ब्रायोफाइट्स को ले लिया, टेरिडोफाइट को ले लिया। तो इन्होंने क्या किया, एल्गी को, बैक्टीरिया को, फंगस को, ब्रायोफाइट को, टेरिडोफाइट को 1 से लेकर के 12 तक के डिवीज़न में इन्होंने इसको रख दिया। यानी एल्गी को लिया, बैक्टीरिया को लिया, फंजाई को लिया, ब्रायोफाइट को लिया, टेरिडोफाइट को लिया, अलग अलग इन्होंने बांट दिया 1 से लेकर के 12वें खंड तक में। और क्या किया, 13वां खंड में इन्होंने क्या किया, एम्ब्रियोफाइटा लिया और इस एम्ब्रियोफाइटा के अंदर जाकर के इन्होंने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को स्थान दिया। तो जिम्नोस्पर्म को इन्होंने लिया, इन्होंने इसका 2 पार्ट किया, यानी जिम्नोस्पर्म, इसमें 7 आर्डर को इन्होंने लिया और हम जानते हैं साइकेडोफाइटिकल से लेकर के जेनेटल्स तक इन्होंने इसको वर्णन किया है और एंजियोस्पर्म लिया। अब इस एंजियोस्पर्म में मोनोकोटिलिडनी को रखा और डाइकोटिलिडनी को रखा, डाइकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी 2 पार्ट में बांटा और फिर इन्होंने क्या किया, डाइकोटिलिडनी को दो सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया, आर्चिक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी में, यानी जिसे हम सेमी पेटैली भी कहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने समस्त प्लांट जगत को, यानी जो फैनरोगैम्स थे या क्रिप्टोगैम्स थे, उनको बड़े आसानी से सिस्टमेटिकली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे बेस बना करके इन्होंने कैटेगराइज कर दिया। अब देखें आगे चल करके अन्य तमाम वैज्ञानिकों ने इस पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसे हम एल तख्तजान का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने तो ये जो एंगलर एंड प्रेंटल ने जो सिस्टम दिया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको और मॉडिफाई किया, यानी इसको मॉडिफिकेशन का श्रेय तख्तजान साहब को जाता है। हम उसके बारीकियों नहीं जाएंगे, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन इन्होंने दिया है तख्तजान साहब का, इसे जरूर याद रखिएगा। लिखा है इन्होंने, टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी मे बी लाइक टू बोन विदाउट फ्लैश, यानी जो हम टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण कर रहे हैं बिना फाइलोजेनी के, तो वो ऐसे ही है जैसे बिना मांस के हड्डियां हैं, कंकाल है, मांस उस पर है ही नहीं, तो कैसा लगेगा। तो तख्तजान साहब का ये कोटेशन है और इन्होंने जो एंगलर एंड प्रेंटल के क्लासिफिकेशन को काफ़ी मॉडिफाई किया है। इसके अलावा भी तमाम वैज्ञानिकों ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम को ध्यान में रख करके अपने अपने क्लासिफिकेशन दिए हैं, जैसे बेसी साहब हैं, हचिंसन साहब हैं, तख्तजान की बात हमने किया ही किया, और आर्थर क्रॉनकिस्ट हैं और रॉबर्ट एफ थॉर्नीस। ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने
फाइलोजेनेटिक सिस्टम को लेकर के अपने क्लासिफिकेशन दिए हैं और इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल इसमें प्ले किया है। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और कमेंट हमें आत्मबल प्रदान करता है।